अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, आम इंतखाबात 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज़ है। उम्मीदवारों की जीत और हार का फैसला 8 फरवरी के रोज़ अवाम के हाथ में है। तमाम सियासी जमातों ने भरपूर जलसे, रैलीज और कॉर्नर मीटिंग्स करके लोगों को अपने मंशूर के बारे में भी आगाह किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। कौन अपने वोटर्स को कितना कायल कर सका, इसका फैसला 8 फरवरी यानी परसों जुमेरात के रोज ही होगा। किस सियासी जमात या उम्मीदवार ने वोटर्स को कायल करने के लिए कितने जलसे जुलूस किए और कितना जोर लगाया, और अभी भी जो है जलसे जुलूस जारी हैं और रात 12 बजे तक का वक्त है। और इसलिए आज तमाम सियासी पार्टियां काफ़ी मुतहरिक हैं। कुछ देर पहले कसूर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने खिताब किया और तीनों का खिताब काफ़ी धुआंधार था। जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बताया कि वो किस तरह से कसूर को एक डेवलप सिटी बनाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तमाम उम्मीदवार अपनी आवाम को किस कदर कायल कर सके हैं, इसी बारे में आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ एनालिस्ट मौजूद होंगे, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगार भी मौजूद होंगे। अभी जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ करवाता चलूँ। शहबाज मियाँ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। इसके अलावा तारिक हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हेड एडिटर दोनों इलेक्शन सेल हैं। अरबाब अली चांडियो कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान खान ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप सबके वक्त का। शहबाज मियाँ साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। वोटर्स को कितना कायल किया जा सका या क्या हो सका है, इस बारे में तो यकीनन हम बात करेंगे ही। पहले ये बताइएगा कि ये शायद तारीख के मुतनाज़ तरीन इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन को भी बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है, क्योंकि शफाफ इंतखाबात के हवाले से बहुत से सवालात पहले भी उठाए गए। आने वाले दिनों में भी हो सकता है बहुत सी चीज़ें सामने आएँ, और इसके साथ साथ जो हुकूमत आएगी या जो नुमाइंदगान आएंगे, अवाम को उन पर किस हद तक एतमाद हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बहुत बड़ा मरहला जो इंतखाबी मुहिम थी तमाम सियासी जमातों के लिए और उम्मीदवारों के लिए, वो अब तकरीबन ख़त्म होने को है। चंद ही घंटे बाकी हैं। सबसे पहले अगर हम इस पे बात करें कि जो इस वक्त सबसे पहले आगाज़ किया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिसंबर से ही अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया और जलसे जो है वो करना शुरू कर दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफा भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ये दिसंबर से उन्होंने इस काम को का आगाज़ किया और उन्होंने ये दावा भी किया कि सबसे पहले मंशूर जो है उन्होंने 10 निकात जो है वो किसी पार्टी ने सबसे पहले आवाम के सामने रखे। और इसके बाद फिर बाकी अगर बात करें, पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नवाज़ है, उन्होंने भी जब स्टार्ट किया तो फिर भरपूर अंदाज में किया, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज़ और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ और लाहौर की हद तक जो है वो हमजा शहबाज, इन्होंने 4 शख्सियात ने भरपूर कैंपेन चलाई और आज की तारीख तक रात 12 बजे तक चला रहे हैं। इसी तरह बाकी जमातें जो हैं वो भी अपने अपने जो इलाकों में, अपने अपने हल्कों में या शहरों में जो है वो इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। आपने जो चैलेंजेस की बात की, यकीनी तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की जो दीगर इदारे हैं उनके लिए बड़े चैलेंजेस में से 2 अहम हैं। जो सबसे पहले जो एक गैर जानबदारी का अंसर है उसको कायम रखना, जिस पे सबसे ज़्यादा अभी तक जो तनकीद की जा रही है मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से, शख्सियात की तरफ से, कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड था क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो प्रोवाइड किया है या नहीं। नंबर 1, 8 फरवरी को वो किस तरह इस चीज़ को बावर कराने में कामयाब होते हैं। और नंबर 2, जो अमन व अमान के हवाले से मैं समझता हूँ जो परसों का इलेक्शन है वो बहुत अहम है। ख़ास तौर पे KPK और बलोचिस्तान के अंदर जो है अमन व अमान की जो सूरत हाल है, इसको कायम रखना जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है, और दीगर अदारों के लिए भी। इसी वजह से जो गैर कानूनी असला है, असले की नुमाइश है, इस पे पूरे मुल्क में दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद कर दी गई हुई है। और मुख्तलिफ अजला के अंदर अगर हम देखें तो भारी मिकदार में असला जो है वो इकट्ठा किया गया है, उसको जो है वो जमा किया गया है, पकड़ा गया है, और उसके जो मुतलका शख्सियात उन पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, ताकि अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल में रखा जा सके 8 फरवरी को, जो यकीनी तौर पर इंतजामिया के लिए, पुलिस के लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, कानून नाफिज करने वाले इदारे इस हवाले से काफ़ी मुतहरिक हैं और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ौज जो है वो तैनात करने का फैसला भी हो चुका है। तारिक हबीब साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर, अगर जब हम पाकिस्तान की सियासत की बात करते हैं तो कहा जाता है कि अगर जिसने पंजाब में हुकूमत बना ली वो विफाक में हुकूमत बना ही लेता है, और जब जिक्र आता है पंजाब का तो लाहौर जो है वो सियासत का महवर है।
लाहौर में जो बड़े बड़े नाम हैं वो एक दूसरे के साथ मध्य मुकाबिल हैं। आप चूंकि सुनो इलेक्शन सेल के हेड एडिटर हैं, कहिएगा कि हल्के में इस वक्त कौन सा उम्मीदवार किसको तगड़ा जो है वो मुकाबला दे सकता है, कोई अपसेट हो सकता है? देखिए, इस दफ़ा जो सूरत-ए-हाल सामने आ रही है, जैसे हमारे साथी मियां शहबाज साहब ने भी बताया, वो चूँकि पहले से ही एक माहौल बना हुआ है और एक गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल थी। जो सियासी जमातें हैं उन्होंने अपनी इंतखाबी सरगर्मियाँ ताख़ीर से शुरू की इसी वजह से, और फिर उसके बाद जो है वो जब शुरू हुई तो फिर भरपूर अंदाज में हुई। ये जो लाहौर का आपने स्पेसिफ़िक ज़िक्र किया, लाहौर हमेशा से ही पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ रहा है। इस दफ़ा भी यही सूरत-ए-हाल है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जो हमारे इलेक्शन सेल के तहत जो सर्वेस किए गए हैं, जो अवाम में जाके बातचीत की गई है, लोगों से उनकी राय ली गई है, उनके मुताबिक इस दफ़ा जो बड़े मुकाबले हैं वो कोई बहुत बड़े मार्जिन से जीतते हुए नज़र नहीं आ रहे। अच्छा। मुकाबले होंगे, टफ़ होंगे, क्लोज़ मार्जिन से जो है वो कैंडिडेट जीतेगा जो भी जीता। लेकिन एक चीज़ है कि हो सकता है कि हमें इन बड़े मुकाबलों में कई सरप्राइज़ देखने को मिलें। तो ये जो अभी लाहौर की सूरत-ए-हाल, बल्कि अगर इसे ऐसा कहा जाए कि मुल्क के दीगर बड़े शहरों में भी कुछ इसी तरह की सूरत-ए-हाल सामने आ रही है कि हमें कई जगहों पर कई जो है वो सरप्राइज़ देखने को मिलेंगे। जो इलेक्टेबल्स हैं वो शायद उनमें से बहुत से जो हैं वो अब इलेक्टेबल्स ना रहें। ठीक है। कामरान खान, ये बताइएगा कि हमने देखा कि जिस तरह से ये कैंपेन स्टार्ट हुई, उससे पहले एक तासुर ये भी दिया जाता रहा कि एक पार्टी फेवरेट है और वही इक़्तिदार में आएगी। इस हवाले से बहुत सी कयास आराइयाँ भी जाती रही हैं। इन तमाम तर चीज़ों को लेकर इस्लामाबाद में या इक़्तिदार के ऐवानों की अगर मैं बात करूँ या मुख्तलिफ इदारों की बात करूँ, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल रही? जी बिल्कुल। एक सबसे पहली बात तो ये कि ये जो एक अनसर्टेनिटी का एलिमेंट था, ये शुरू से ही रहा। हम जब भी बैठते थे, जब भी आवाम में जाते थे, हमसे पूछा जाता था, और जब कभी हम स्टूडियो में बैठ के तज़किया करते थे तो हमसे ये सवाल भी आपकी जानिब से आता था कि जी क्या इलेक्शन हो रहे हैं, कहीं ये मुलतवी तो नहीं हो रहे। तो आज कम से कम हम इस पोजीशन में हैं कि ये कह सकते हैं कि ये वाली जो बेयकीनी की सूरत है, ला यकीनी की सूरत है, ये दूर हो गई है, इलेक्शन तो हो रहे हैं। उसकी वजह यह थी कि 90 दिन के इलेक्शन, 90 दिन का टाइम मार्जिन होता है आइन के तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि पंजाब असम्बली और केपी असम्बली का तो मामला 1 साल से भी आगे निकल गया, और इसी तरीके से ये वाले जो अब इलेक्शन हो रहे हैं ये 90 दिन की मुद्दत से आगे क्रॉस, यानी बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल जो होती है एक लिमिट होती है, उसको क्रॉस कर चुके हैं। तो इस वजह से जो एक बेयकीनी की कैफियत थी वो ज़रूर यहाँ पर रही, और हम उसको बिल्कुल लेकिन यह कि कम से कम आज ही हम कह सकते हैं कि जी इसमें तमाम तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। कोई ग्राउंड रियलिटी पे कोई ऐसी चीज़ नहीं आती जो इस चीज़ का बाइस बने कि जी अभी भी ये शक व शुबा मौजूद हो। इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। जितना भी जिसका सामान है ये जो कि पोलिंग स्टेशन में जाना है, ये इस वक्त रिटर्निंग तमाम मुल्क भर में जितने रिटर्निंग ऑफिसरान हैं उनको मिल चुका है, और कल शाम ये वाला सामान जो है तमाम जो है इसकी तरसील मुमकिन बना दी जाएगी। जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, यानी तकरीबन आप यूं समझ लीजिए कि 1 लाख से कुछ कम तादाद है, 94,000 समथिंग ये पूरे मुल्क में पोलिंग स्टेशंस हैं। तो इनके इतने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो कल अपना ये सामान अपने मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान के दफ्तरों से वसूल कर लेंगे। तो और उसके बाद फिर 8 तारीख को जो यानी कि सुबह के टाइम जो है ये पोलिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, जो कि इस चीज़ का, इस सारे प्रोसेस का क्लाइमेक्स होगी। तो देखिए अब बात ये होती है कि इसमें जो चीज़ है एक बुनियादी ज़रूरत होती है कि आइन में लिखा हुआ है कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएगा। तो इसके ऊपर अब जैसे इसमें अब लेवल प्लेइंग फील्ड के सवालात जो हैं वो उठते आ रहे हैं। इस दफा कुछ ज्यादा शदुमत के साथ ये एतराजात भी आए थे और सवालात भी उठे थे और एतराजात भी आए थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही। इसके अलावा वरना होता यह है कि जब भी इलेक्शन प्रोसेस होता है शुरू, उसमें शिकायत जरूर आती हैं हर पार्टी की जानिब से, हर पार्टी उनके उम्मीदवारों की जानिब से,
कि पार्टी सतह पर, इंडिविजुअल सतह पर इलेक्शन कमीशन को शिकायत जरूर आती हैं। कहीं कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही होती है, कहीं किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत होती है। तो ये तो इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा हैं। आप ये देखेंगे कि जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन भी, यानी पोलिंग जारी होगी, लेकिन उस दिन भी इलेक्शन कमीशन में शिकायतों का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। बिल्कुल, हमने और माजी में भी रहेगा। ऐसा देखा है कि 2013 के इलेक्शंस के बाद भी धांधली का शोर जो है वो बचाया गया। 2018 के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ। अरबाब अली चांडियो, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अगर हम कराची की बात करें तो कल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से एक रैली निकाली गई और उस रैली में उन्होंने धुआंधार खिताब करते हुए पतंग और तराजू को तनकीद का निशाना बनाया। आप चूंकि फील्ड में मौजूद रहे हैं और आपने तमाम तर जो इवेंट्स हैं उन्हें कवर किया है, तो बताइएगा कि कराची में तीर, पतंग या तराजू, किसकी कैंपेन जानदार थी? अरबाब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज मेरी तरफ आ रही है, मेरी आवाज आपकी तरफ जी आ जी, रही आ है? रही है। जी, मैं ये बता रहा था कि कराची आवाज आ रही है, मेरी आपकी तरफ आ रही है। कराची में जितनी सियासी जमात ने अपनी जबरदस्त किस्म की कैंपेन चलाई है और तमाम सियासी जमातें किसी हद तक मुतमिन है कि वो कराची के वोटर को अपनी तरफ मुतवजा करने में एक हद तक कामयाब हुए हैं। लेकिन जो मुल्क में माहौल बना, लाजमी कराची मुल्क से बाहर तो है नहीं, तो मुल्क में जो ये माहौल था, क्या पता नहीं इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, जिसकी वजह से ये पेश गोई की जा सकती है कि जितना टर्न आउट मुतवक्का था उससे अब कम होगा टर्नआउट। और इसकी सबब यह है कि लोगों को एक तो एतबार नहीं था, और कभी तो दिलदार पे प्यार आएगा कहते हैं ना, तो वो प्यार भी जरा वोटरों का अपने उम्मीदवारों से कम ही है। कराची आपको पता है कि एक मसाइल का आमदगाह है, जिसकी और दूसरा कराची में दो नई बातें हुई हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। इस दफ़ा कराची में दो ऐसी तंजीमें जो कि बानियान का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हैं, और दोनों ने इस दफ़ा बाइकाट नहीं किया। यानी एक तरफ वो बानी जिसको हालिया सज़ा हुई है उसके लोग आज़ाद खड़े हुए हैं, और एक वो बानी जो कि लंदन में बैठा हुआ है उसने पहली मरतबा बाइकाट नहीं किया। तारिक हबीब साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। सर, जैसा कि पहले हमने पंजाब की बात की कि वो हमेशा से सियासत का महवर रहा है, लेकिन कराची भी एक बहुत ही बड़ा शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। तो कराची की सूरत हाल को आप किस तरह से देख रहे हैं कि वहाँ पर कौन जो है वो बाजी ले जाएगा, कौन किस पार्टी को तगड़ा मुकाबला दे सकता है, और आज़ाद उम्मीदवार किस तरह से इलेक्शन रिजल्ट्स पर असरअंदाज हो सकते हैं? देखिए, अभी हम बात कराची की कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है वो हमें हमारे सर्वेज़ के दौरान और हमारे ये इलेक्शन सेल की जो हम काम कर रहे थे उसके दौरान हमें यही नज़र आई है कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो इस दफ़ा ऐसी पोजीशन में हैं कि शायद हमें जो है वो 1985 के इंतखाबात की याद ताज़ा करवा दें। और कराची में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल सामने आ रही है कि वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवारान के जीतने के इम्कानात ज़्यादा हैं। मतलब आप इसे इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारे जो ये सर्वेस थे इनके मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारान का असर व रसूख ज़्यादा है, वोटर उनकी तरफ जो है वो ज़्यादा मुतवज्जा हो रहे हैं और उनकी बात सुन रहे हैं। जबकि जो दूसरे नंबर पर जो हमारे सर्वेस के मुताबिक जो दूसरे नंबर पर लोग आते हैं वो बड़ी तादाद में वो लोग हैं जो वोट ही नहीं डालना चाहते। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है वो जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें आ जाती हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जो अभी तक की सूरत हाल नज़र आ रही है वो कराची में भी कुछ इसी तरह आ रही है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो हमें इस दफ़ा सियासी जमातों के उम्मीदवारान को बहुत सख्त मुकाबला देते हुए नज़र आएंगे। ठीक है शहबाज मियां साहब, वैसे तो पार्टीज़ के लिए मैनिफेस्टोज जो है वो बहुत अहमियत का हामिल होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर शायद ऐसा नहीं है। मैनिफेस्टो ले तो आते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद भी नहीं होता, आवाम भी उसको उस तरह से फॉलो नहीं करते, देखते नहीं हैं। अभी जो मंशूर दिए गए हैं, मैनिफेस्टो आए हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, किस कदर रियलिटी बेस्ड हैं, आवाम के मसाइल को किस कदर एड्रेस किया गया है, और आप समझते हैं कि इन पर सियासी जमातें कायम भी रह पाएंगी या सिर्फ ये सियासी जो है वो बयानात हैं? देखिए, पाकिस्तान के अंदर ये बात तो दुरुस्त है कि सियासी जमातें जो बड़े पुरफरेब किस्म के नारे देती हैं इलेक्शन से कबल, मगर इलेक्शन होने के बाद जो है आवाम जो है खासे मायूस होते हैं। ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर यही देखा गया और सियासी जमातों को जो मंशूर है
वो सिर्फ मंशूर और नारों की हद तक रह जाते हैं। ठीक, लेकिन इसमें माजरत के फिर साथ मियां साहब मुझे ब्रेक का अभी कहा गया है, से गुफ्तगू का आगाज़ दोबारा करेंगे। ब्रेक से वापस आते हैं तो जानेंगे मैनिफेस्टो के हवाले से कि क्या हमारे पैनलिस्ट और एनालिस्ट इस बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ में ब्रेक के बाद दिन भर में आपको खुशामदीद कहते हैं। इंतखाबात 8 फरवरी को होने जा रहे हैं और तमाम सियासी जमातें मुतहरिक हैं। इंतखाबी गहमा गहमी भी जारी है। अपने नुमाइंदगान से बात करेंगे और जानेंगे कि मुख्तलिफ शहरों में सियासी जमातें किस तरह से अपनी कैंपेन चला रही हैं। सफ़ीउल्लाह गुल ब्यूरो चीफ पेशावर हैं, वो हमें पेशावर का अहवाल बताएंगे। किफ़ायत अली ब्यूरो चीफ कोयटा हमें कोयटा से तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट करेंगे। शहरोज़ इबाद फैसलाबाद से, जबकि यासिन मजीद हमें मुल्तान में बताएंगे कि कौन सी सियासी जमात किस तरह से कैंपेन कर रही है। ब्रेक पर जाने से पहले मियां शहबाज से हमने गुफ्तगू की थी और बात की थी मैनिफेस्टो के हवाले से। तो सर कहिएगा कि जितनी भी सियासी जमातें हैं वो इलेक्शन से कबल मंशूर तो पेश करती हैं, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद अपने तमाम वादे भूल जाती है, ऐसा क्यों? देखें, बात हो रही थी कि आवाम से किए हुए वादे जो हैं वो भूल जाते हैं इलेक्शन जीतने के बाद, और जो हुकूमत में होता है वो फिर अपनी तरजीहात लेके चलता है और आवाम कहीं पीछे रह जाते हैं। तो उस वक्त सबसे अहम जिम्मेदारी अपोजिशन की होती है, जो चाहे कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली के अंदर बैठी हुई अपोजिशन है, वो वादे आवाम से किए हुए हुक्मरान जमात को याद कराए। और इसके साथ साथ जो मीडिया की जो मैं समझता हूँ जिम्मेदारियाँ बनती हैं, तो मीडिया वो वादे याद कराने का पाबंद है अपने कि जो आवाम से किए गए थे उस मंशूर को लेकर वो जो सियासी जमात जो हुक्मरान है वो क्यों आगे नहीं बढ़ रही। अगर हम पाकिस्तान के अंदर बात करें कि लोग, अभी बात हो रही थी कराची के अंदर लोग जो है वोट कास्ट नहीं करेंगे, बहुत सारे ऐसे भी मिलते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो वोटिंग की शरह है, अगर इसको हमने बढ़ाना है तो फिर उसके लिए मंशूर पे जो पाबंदी है, जो उस पर अमल दरामद है, वो ज़रूरी है। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा तो लोग सियासत से, अगर हम कहते हैं कि सियासी जमातों से मायूस होते हैं, वोट नहीं कास्ट करते, वो कहते हैं हमारे वोट का क्या फ़ायदा होना है, तो उसके लिए फिर मीडिया की ये जिम्मेदारी है कि वो उन सियासी जमातों को, उन शख्सियात जो है उन मुंतखब करे जिन पे वो इतमाद करते हैं, वो समझते हैं कि ये हमारे मसाइल का हल कर सकते हैं और उसके बाद ये एक्सेसिबल भी हैं और इलेक्शन जीतने के बाद ये कहीं भागेंगे नहीं। तो आवाम को अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करना होगा, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त बतौर मीडिया पर्सन हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों में इस बात को फैलाएं कि वो 8 फरवरी को बाहर जरूर निकले, जो है पोलिंग स्टेशन तक जाएं और अपना हक़ राय दही जरूर इस्तेमाल करें। वोट एक ताकत है, वोट की कुव्वत का इस्तेमाल जो है वो लाजमी है, क्योंकि इसी से आवाम की तकदीर बदल सकती है। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। आम इंतखाबात 2024 के सिलसिले में 44 सियालकोट से मलिक सदाकत आवान उम्मीदवार हैं और इन्होंने यहाँ पर अपनी भरपूर कैंपेन भी की है। इन्होंने आवाम को भरपूर कायल करने की कोशिश भी की है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आज़म ने इनसे खुसूसी बातचीत की है। इनकी कैंपेन के हवाले से क्या कहना है इनका, आपको वो दिखाते हैं। NH70 के हल्के PP44 में मौजूद हैं। ये सियालकोट का हल्का है जहाँ PMLN वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता उम्मीदवारों का मुकाबला तो नज़र आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो भी तगड़े मुकाबले और तगड़ा चैलेंज दे सकते हैं। हमारे साथ आज़ाद उम्मीदवार PP44 से मलिक ज़ियाफ़त अली अवान मौजूद हैं जो हुक्के के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मलिक साहब, इस माहौल में जो सियासी माहौल है, जहाँ एक तरफ PMLN जोर लगा रही है, तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन लिया गया और वो भी अब तकरीबन आज़ाद ही उम्मीदवार हैं, मुख्तलिफ निशान पर लड़े हैं, आपने ये फैसला कब किया और क्यों किया कि मैं इस इलेक्शन में आऊँगा और यहाँ इलेक्शन लड़ूंगा, फिर आज़ाद लड़ूंगा, किसी टिकट की तरफ नहीं गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर असल पार्टी जो है ना, उनसे लोगों का जो है ना दिल उठ गया है। इतने ज़्यादा मसाइल हैं, जिस मकसद के लिए वोट दिया जाता है वो मकसद जो है ना वो पूरा नहीं हो रहा। आप देखें हमारे रोड जो है ना, ये मेन रोड है, 3-4 मेन रोड है इस हल्का में, और सारे बुरी तरह टूटे हुए हैं। कोई लोगों को जो है ना वो कोई बिल्कुल भी जो है ना लोगों को कुछ भी सामने नज़र नहीं आ रहा, कोई खुशहाली नहीं नज़र आ रही। जिस मकसद के लिए इनको वोट दिया जाता है वो मकसद पूरा नहीं हो रहा। और पार्टियां जो जीत जाती हैं, जो यहाँ से नुमाइंदे जीत जाते हैं, वो बस जीतने के बाद जो है ना लोगों को नज़र नहीं आते। और मसाइल की वजह से मैंने ये अपना डिसीजन लिया कि मैं लोगों की खिदमत करूं, खिदमत की सियासत करूं, लोगों के मसाइल हल करूं। और मेरा इंशाल्लाह PP44 के जो लोग हैं, जो अवाम है, मेरा उनसे पुरज़ोर मुतालबा है कि एक दफ़ा मलिक ज़ियाफ़त अली अवान को आप इलेक्शन जितवाएं। अल्लाह के फजल करम से अगर आपने मुझे वोट की ताकत से इलेक्शन जितवाया
तो मैं इंशाअल्लाह ताला इस हल्के में खुशहाली लेके आऊँगा, रोज़गार लेके आऊँगा और जो भी लोगों के मसाइल होंगे इनको हल करूँगा इंशाअल्लाह। आपके मद्दे मुकाबिल PMLN से राना आरिफ इकबाल हैं, जो यहाँ पहले भी 2-3 दफ़ा MPA हो चुके हैं, तो उनके मुकाबले में आप आवाम को ऐसा क्या मंशूर देंगे? क्योंकि वो तो नून लीग के टिकट पे हैं, तो वो अपना पार्टी का मंशूर लेकर आएंगे। आज़ाद उम्मीदवार का एक अपना मंशूर होता है। ये तो आपने कहा कि मैं हल्के में ये तरक्याती काम करवाऊँगा। इसके अलावा इस हल्के के बुनियादी मसाइल क्या हैं जो फौरी तौर पर हल होना बहुत ज़रूरी है? मेरा तो अपनी आवाम से यही रिक्वेस्ट है कि आजमाए को फिर नहीं आजमाना चाहिए। इनको आपने 2, 3, 4 दफ़ा आजमा लिया, अब एक दफ़ा मेरे पे भी इत्मीनाद करो, मुझ पे भी इत्मीनाद करो ताकि मैं आपकी खिदमत कर सकूं। और दूसरा ये है कि इनने 3-3, 4-4 बारियाँ ले ली हैं, तो अभी इनको मौका नहीं मिलना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला जो इनकी कैंपेन है वो भी आप देख लें कि लोग इनसे नफ़रत करते हैं, बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं। अगर इनको कोई सवाल करता है तो ये आगे से उनको जवाब नहीं देते। जो अवामी नुमाइंदा है वो लोगों को जवाब दिया है, लोगों को उनको जवाब देना चाहिए, लोगों को उनके मसाइल का हल करना चाहिए, मसाइल का हल निकालना चाहिए। लेकिन ये लोग फ़रौन बने हुए हैं, ये लोगों के जो है ना सवालों का जवाब नहीं देते, बल्कि ये लोगों को जो है ना परेशान करते हैं। 8 फरवरी 2024 को जो आपका वोटर देख रहा हो, ये इस हल्के के अवाम देख रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? 8 फरवरी को मेरा निशान हुक्का है, हुक्के के निशान पर आप मोहर लगाएं। मैं लोगों को इत्मीनाद दिलाता हूँ अल्लाह के फजलो करम से कि इंशाअल्लाह ताला अगर आपने मुझे अपने वोट से कामयाब करवाया तो अल्लाह के फजलो करम से ये हल्का जो है ना वो बेहतरीन हल्कों में शामिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। आज़ाद उम्मीदवार मलिक ज़ियाफ़त अली अवान हमारे साथ मौजूद हैं और हुक्के के निशान पर वो इलेक्शन लड़े हैं और 3 दफ़ा पहले यहाँ PMLN के MPA राना आरिफ इकबाल यहाँ से जीत चुके हैं और उनके मुकाबले में वो समझते हैं कि वो एक तगड़ा मुकाबला उन्हें दे सकते हैं, एक चैलेंज दे सकते हैं। तो मलिक ज़ियाफ़त अली अवान की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका कहना था कि हुक्का मेरा इंतखाबी निशान है। अब देखना यह है कि 8 फरवरी को PP 44 की आवाम क्या फ़ैसला करती है। आगे बढ़ते हैं और हम इलेक्शन के हवाले से ही बात कर रहे हैं, तो कामरान खान मैं आपकी तरफ आऊँगी। कहिएगा कि इंतज़ामात कैसे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे कितने मुतहरिक हैं, और ये भी बता दीजिएगा कि लाहौर समेत पंजाब के किन किन शहरों में फ़ौज को तैनात करने का फ़ैसला किया है। और इस तरह की खबरें भी सामने आ रही थी कि इलेक्शन डे पर इंटरनेट सर्विस बंद हो सकती है। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने तो अपना जो शेड्यूल है उनका, उसके मुताबिक उन्होंने अपने इंतजामात जो हैं वो पूरे किए हुए हैं और ये पोलिंग डे से रिले होते हैं कि सामान की तरसील, बैलेट पेपर और उसके बाद जितना भी वो पोलिंग स्टेशन में जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो तमाम की तमाम जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसरान के हवाले कर दी जाती है और फिर उसके बाद उसकी बुनियाद पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो उसमें अपने पोलिंग स्टेशन में पोलिंग शुरू करवाता है। ये तो आगे बाकी जो आपने पूछा अमन व अमान की सूरत हाल, देखिए उसके लिए बाकायदा तौर पर ये कहा गया था, लॉ जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि आप जो है वो फौज की तैनाती की दरखास्त की गई थी, जिसके बाद फौज के दस्ते जो हैं वो अपने मुतल्लिका हलकों में कैंप ऑफिसेज में अपने मौजूद हैं, जा चुके हैं वो। और जो इलेक्शन कमीशन ने एक पूरी फहरिस्त जारी की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि ये जो 94,000 के करीब पोलिंग स्टेशंस हैं, इन पोलिंग स्टेशंस में इतने फीसद जो हैं पोलिंग स्टेशंस, बाकायदा उनकी निशानदेही की थी कि ये हाईली सेंसिटिव हैं, इंतहाई हसास हैं। तमाम तरह इक़दाम जो हैं वो किए गए हैं। पेशावर की भी बात कर लेते हैं, सफ़ीउल्लाह गुल हमारे साथ मौजूद हैं। सफ़ीउल्लाह, KP के हवाले से बहुत सी कयास आराइयाँ की जाती रही हैं और ये कहा जाता रहा कि PTI के सपोर्ट यहाँ पर अभी भी मौजूद है, और इस बात को जब मियां नवाज शरीफ पेशावर गए थे उन्होंने वहाँ पर KP में जलसों से खिताब किया, उन्होंने इसका इजहार भी किया था। तो इस हवाले से क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, अवाम की पल्स क्या है यहाँ पर? सफ़ीउल्लाह शायद सुन नहीं पा रहे हैं। शहरोज़ इबाद से बात कर लेते हैं, फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। शहरोज़, फैसलाबाद के अवाम क्या कहते हैं? यहाँ पर यकीनन बड़े टाकरे होने के लिए जा रहे हैं, बड़े उम्मीदवारान हैं, तो अवाम की जो है वो पल्स क्या है, हवाएं क्या कहती हैं यहाँ की? फैसलाबाद की अगर हम बात करें तो फैसलाबाद में भी जो सियासी गहमा गहमी है वो अपने अरूज पर है और तमाम ही सियासी जमातों की जानिब से भरपूर तरीके से जो है अपनी कैंपेन की गई है और खासतौर पर नून लीग ने एक बहुत बड़ा जलसा भी किया धोबी घाट ग्राउंड में और उसके फौरी बाद जो है जमात इस्लामी ने भी उसी ग्राउंड में जो है वो जलसा किया और इसी तरह जो
आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी भरपूर तरीके से अपनी कैंपेन को जो है वो चला रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं और अपने गली मोहल्लों में जो है वो जिस लेवल पर वो हो सकता है वो जो जुलूस वगैरह निकाल रहे हैं, तो अपने वोटर्स को राग़िब करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और आज रात 12 बजे तक उनके पास जो है वो टाइम है। तो फैसलाबाद की जैसा कि आपने बात की, तो यकीनन मुस्लिम नून और आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान गुज़िश्ता चंद रोज से जो आज़ाद उम्मीदवारों की पोजीशन है वो हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो है वो बेहतर हुई है। अगर मैं बात करूं फैसलाबाद की तो 10 कौमी हल्के हैं और 21 सूबाई हल्के हैं और सबसे जो अहम हल्का इस वक्त जो तस्वर किया जा रहा है वो है यहाँ पर साबिक सूबाई वज़ीर दाखिला जो है राना सनाउल्लाह का मुकाबला है आज़ाद उम्मीदवार निसार जट से, और उनके उसी हल्के में सिदरा बंदेशा जो पीपल्स पार्टी की है वो भी मैदान में है। तो सिदरा बंदेशा जो है वो निसार जट को जो है वो थोड़ा वोट के हवाले से परेशान कर सकती हैं और इसका फायदा अल्टीमेटली राना सनाउल्लाह को हो सकता है। और राना सनाउल्लाह पहले भी इस हल्के से कामयाब करार पाए हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें जड़ांवाला की, तो जड़ांवाला NA 96 का ये हल्का है फैसलाबाद का, और यहाँ पर नवाब शेर वसीर इनका मुकाबला है राय हैदर से। तो ये भी एक अच्छा मुकाबला हम देख रहे हैं कि होगा इलेक्शन के दौरान। यकीनन जो उम्मीदवार हैं उनकी पूरी कोशिश है कि वो इलेक्शन जो है वो जीते, लेकिन यकीन जानिए कि बड़े बेहतरीन मुकाबले हम इस वक्त देख रहे हैं। और खासतौर पर NA 104 का अगर हम देखें तो यहाँ पर राजा रियाज जो खुद इलेक्शन से दस्तबरदार हुए हैं, उन्होंने अपने बेटे को जो है वो आगे किया है और उनका मुकाबला आजाद उम्मीदवार मुकाबले होने जा रहे हैं। फैसलाबाद के बाद रुख कर लेते हैं मुल्तान का, और मुल्तान में जानते हैं कि वहां पर कितने तगड़े मुकाबले मुतवक्के हैं। तो यासिर मजीद हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा इस हवाले से कि मुल्तान में सियासी तौर पर इंतखाबी गहमा गहमी कितनी है? बिल्कुल, गहमा गहमी तो बहुत ज़्यादा है। हमने देखा है पिछले 1 से 1.5 माह के दौरान मुल्तान में बहुत ज़्यादा जो वर्कर कन्वेंशन मुनक्किद किए गए हैं और यहाँ पर जो तगड़े मुकाबले हैं उनमें NA 148 में यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं और अब तकरीबन 10 साल के बाद वो दोबारा से इस हलके में आए हैं और यहाँ पर एक मरतबा फिर वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। उनकी जानिब से भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई गई है। यहाँ पर NA 148 सारा जो है देहाती इलाका है और देहाती इलाके में पार्टी वोट भी मौजूद होता है लेकिन शख्सियत का वोट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके मुकाबले में मलिक अहमद हुसैन डेहड़ जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, उनकी जानिब से भी भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है और आज आखिरी रोज़ है इंतखाबी मुहिम का। और उसके बाद अगर इस हल्के के बाद हम शहर के हल्के को देखें तो यहाँ पर जहांगीर तरीन पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ने आए हैं शहर के हल्के में और उनके मुकाबले में है मलिक आमिर डोगर जो कि गुज़िश्ता 2 इंतखाबात में इस हल्के से कामयाब हुए हैं, जबकि उनके मुकाबले में जहांगीर तरीन पहली मरतबा इस दफ़ा यहाँ पर सीट एडजस्टमेंट के बाद जनूबी पंजाब के भी ये बड़े मुकाबले हैं जो कि देखने को मिलेंगे। पेशावर की एक बार फिर से बात कर लेते हैं, सफ़ीउल्लाह गुल हमारे साथ मौजूद हैं। सफ़ीउल्लाह, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा क्या कहती है यहाँ KP की आवाम, चूँकि बहुत ये कयासराई की जाती रही है और दावे किए जाते रहे हैं कि यहाँ PTI की सपोर्ट है, ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में भी बड़ा दिलचस्प कुछ चीज़ें, क्योंकि जिस तरह यानी हम खैबर पख्तूनख्वा के बारे में मुख्तलिफ एरियाज़ के बारे में बड़े वाज़े बात कर सकते हैं, जिस तरह लकी मरवत, करक और डेरा इस्माइल खान और टांगा के JUI का अच्छा खासा जो है वो टफ मुकाबला जो है वो सामने में मौलाना फजलुर रहमान भी फोकस उसी को कर रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवारों से उनका ज़्यादातर मुकाबला है। जबकि अगर हम पेशावर की बात करें तो NA 32 में बहुत यानी दिलचस्प और टाकरे का मुकाबला होना है, जो कि हाजी गुलाम बिलोर जो कि ANP की तरफ से हैं और इसी तरह यानी जो कैंडिडेट हैं वो उनके मुकाबले में यानी गुलाम वो आसिफ जो हैं वो भी यानी बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स गर्दाने जाते हैं। अगर हम देखें NA 30 जो पेशावर ही के शानदाना गुलजार आज़ाद हैं, लेकिन नासिर मूसा ज़ई JUI की तरफ से वो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, इनका भी यानी मुकाबला। 2 और दिलचस्प ऐसी वो है कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं कि जहाँ पर एक ही ख़ानदान के आपस ही में मुकाबले। अगर हम नौशहरा की बात करें तो परवेज़ खट्टक के 2 प्रोविंशियल सीट्स पर अपने एक सीट पर अपने भाई लियाकत खट्टक के साथ और दूसरी तरफ भतीजे आहत खट्टक के साथ उनका मुकाबला है, जबकि जो नेशनल असेंबली की सीट है वो उसके ऊपर परवेज़ खट्टक का ANP के कैंडिडेट के साथ मुकाबला है। हमने ये भी देखा कि KP में सीट्स एडजस्टमेंट उस तरीके से नहीं हुई, लेकिन कल ही यानी ये एक डेवलपमेंट हुई कि जिसमें कौमी वतन पार्टी शेरपा और ANP के यानी उन्होंने 2 सीटों पर NA 24 और 25 पे एक दूसरे के साथ सीट एडजस्टमेंट किया और कैंडिडेट्स एक दूसरे के लिए मुकाबला सख्त है। रात 12 बजे तक का वक्त है इंतखाबी मुहिम चलाने का, इसलिए जलसे भी हो रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स भी हो रही हैं, जबकि सीट एडजस्टमेंट का सिलसिला भी जारी है।
तो हमारे मेहमान मियां शहबाज साहब हमारे साथ और सफीउल्लाह गुल, किफ़ायत अली, शहरोज इबाद और यासिर मजीद ने हमें उनके शहरों का अहवाल बताया कि कितनी सियासी गहमा गहमी है। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। खुदा हाफिज।